सत्यनारायण शर्मा है। मैं झुंझुनू जिले के गांव डुमोली कलां का निवासी हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचेरी बड़ी मेरे गांव के ही पास के विद्यालय से हुई है। और जो स्नातक की पढ़ाई मेरी चिड़ावा कॉलेज चिड़ावा से हुई है। और स्नातकोत्तर मैंने निजी स्तर पर किया है, स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में किया है। और 2005 में मैंने बीएड की है। और 2012 में मैंने नेट सेट उत्तीर्ण किए हैं। और 2011 से मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा में राजकीय सेवा में हूँ। उस समय मैं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हुआ और 2016 से मैं प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर। जी जी। आपके साथ झुंझुनू के प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। झुंझुनू के प्रमुख पर्यटन स्थलों में रानी सती मंदिर, खेतड़ी महल। जैसा कि खेतड़ी महल नाम से लगता है कि खेतड़ी में है, नहीं जी, ये झुंझुनू शहर के जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर पर ही स्थित है। और भोपालगढ़ का किला, मंडावा की हवेलियां, नवलगढ़ की हवेलियां, उदयपुर वाटी आदि यहाँ के पर्यटन स्थल है। जी सर, आपने वो सती जी का मंदिर बताया, तो वहाँ कौन से सती थे या किनका मंदिर है? वो रानी सती के नाम से है, जो अग्रवालों की देवी मानी जाती उनका नाम? है। जी सर, उनसे अभी स्मृति है थोड़ी। जी। और झुंझुनू में जो पंच पाने कहे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? पंचपान में सर इसको अभी स्मृति में है कि भाई एक उन्होंने राजा ने अपने 5 पुत्रों में इसको विभाजित किया, जिसमें जी सर। बिसाऊ, नवलगढ़, झुंझुनू, खेतड़ी। और मैं पूर्णतः आश्वस्त नहीं हूँ सर। जी सर। सर, स्वामी विवेकानंद जी का खेतड़ी से अच्छा संबंध रहा है, और उनको जी नाम भी खेतड़ी के महाराजा ने दिया था। जी तो सर उनके जी। किस नाम को बदलकर स्वामी विवेकानंद किया गया, और उसका कारण क्या रहा होगा? जी सर, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा इसको जी किस नाम को बदल कर किया गया। इसमें मैं थोड़ा भ्रमित हूँ। जी सर, कोई बात नहीं। जो अंग्रेजों के समय जो शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी, जी वो कब और किसने की? जी सर, अभी स्मृति सर याद नहीं। जी सर। और शिक्षा के क्षेत्र में आप झुनझुन का योगदान बताएंगे सर? शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर बगड़, चिड़ावा, झुंझुनू, नवलगढ़, यहाँ पुराने ट्रस्ट के स्कूल और विद्यालय रहे हैं, संस्कृत कॉलेज। और राजस्थान में शिक्षक शिक्षण जो प्रशिक्षण महाविद्यालय थे, उनमें पीरामल का भी नाम बहुत प्रसिद्ध रहा। और सन 2000 या 2000 के बाद निजी क्षेत्र में बहुत अच्छी संस्थाएं इस क्षेत्र में स्थापित हुई हैं। और राजकीय जो विद्यालय और महाविद्यालय हैं, उनमें भी पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा रहा है श्रीमान। जी और उसके साथ साथ जो बिरला
बिट्स है पिलानी का, वो भी काफी प्रसिद्ध रहा है। बिट्स की स्थापना किसने की थी? बिट्स की स्थापना सर विस्मृति में ध्यान में। जी सर। झुंझुनू प्रसिद्ध साहित्यकार हुए जो राजस्थानी या हिंदी में अच्छा लिखते हो। झुंझुनू में प्रसिद्ध साहित्यकारों में कवि विमलेश का नाम लिया जाता है, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का राजस्थानी में अनुवाद किया। जी। और कोई अन्य? उसके बाद में जो पिछले 50 वर्षों में कई प्रसिद्ध यहाँ के साहित्यकार हुए हैं, जिनमें सिंजीलाल सिंजीलाल विनोदी, महावीर जोशी, राम निरंजन ठिमाऊ आदि कवियों के, ध्रुव कुमार सक्सेना आदि कवियों के नाम लिए जा सकते कि कोई एक एक रचनाओं के नाम बता पाएंगे? हैं। इनके राम निरंजन ठिमाऊ की जो रचनाएं थी, वो हास्य पर ज्यादा लिखते थे। मटका सर, लड़के का विवाह करना होगा, और उसके बाद में चिरंजीलाल विनोदी समाज सेवी के रूप में रहे, जिन्होंने सांस की बांसुरी लिखी। और महावीर जोशी ने वह दिनाव याद नामक कृति काफी उनकी प्रसिद्ध रही। जी सर। आपके नाम सर हिंदी में एक प्रसिद्ध कवि है, उनकी कोई रचनाओं के नाम बता पाएंगे? सत्यनारायण, उनकी ब्रह्मरूप जो है प्रसिद्ध जो है रचना रही है। जी सर, धन्यवाद। जी सर। साधन जी। हाँ जी सर। सत्यनारायण जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। जी तो आप हिंदी में आज क्या पढ़ के आए? अम, सर सामान्य अध्ययन किया है मैंने, और बिहारी को आज मैं दिन में पढ़ रहा था। जी जी सर। हाँ, बिहारी को आपने पढ़ा है तो बिहारी और देव का विवाद कहाँ से शुरू होता है कि बड़े छोटे का? बिहारी और देव का विवाद मिस्र बंधुओं से प्रारंभ होता है। उन्होंने किसको बड़ा माना है सर? उन्होंने देव को बड़ा माना सर। जी तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप तिहारी और देव के काव्य में क्या अंतर पाते हैं? सबसे पहला अंतर तो उनकी जो दो बड़ी परंपराएं थी, कि देव का काव्य है वो रीतिबद्ध काव्य है, और बिहारी का काव्य रीति से बंधा हुआ नहीं है। और देव का जो काव्य है वो कवि सवैया शैली में कह सकते हैं अधिकतर, जबकि बिहारी ने केवल दोहे में लिखा है। और भाव की दृष्टि से बात करें तो बिहारी का जो भाव है वो कहीं गहन गंभीर नहीं रह पाया है जितना देव का रहा है। जी सर। बहुत बढ़िया सर। बिहारी का एक ज्योतिष का कोई दोहा सुनाइए। ज्योतिष से संबंधित बिहारी का ज्ञान बहुत अपना, वो एक जगह, अभी एक दोहा मेरे सर विस्मृति में है। वो एक जगह कहते हैं कि
नहीं सर, अभी नहीं सुना। हाँ, कोई बात नहीं। घनानंद और बिहारी के काव्य में आप अंतर और समानताएँ दोनों स्पष्ट कीजिए। पहले अंतर जैसा कि बताइए। बिहारी का जैसा कि क्रीड़ा प्रधान है, और घनानंद का जो प्रेम है वो पीड़ा प्रधान है। और भाषा की दृष्टि से भी जहाँ कहीं बिहारी की भाषा से कहीं अधिक प्रखर और उत्कृष्ट भाषा, जैसे इनको भाषा प्रवीण भी कहा गया, और भाव गांधीर्य की दृष्टि से जहाँ ये चमत्कार की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, वहां कहीं घनानंद भाव की अंदरूनी सतह तक पहुंचते हैं, और बिहारी कहीं ऊहात्मकता, मनोरंजन और कल्पना की ऊंची उड़ान में झूलते नजर आते हैं। वहीं घनानंद भाव में तिरोहित होते हुए नजर आते हैं। जी सर। हाँ, अब इन दोनों में आप कोई 2 समानताएँ बताइए। जैसा कि दोनों की भाषाएं भाषा ब्रज रही है, और दोनों ही रीतिबद्ध परंपराओं से अलग रहे हैं, दोनों कवि। और बिहारी और घनानंद, जी सर, मैं इतना ही बता पाऊंगा आज उनके बारे में। सर, हाँ, आपने रीतिबद्ध नाम लिया तो रीतिबद्ध कवि किनको मानेंगे? उनकी क्या विशेषताएँ हैं? थोड़ा स्पष्ट कीजिए। काव्य की जो विभिन्न शैलियां हैं, काव्य की जो रीतियां रही हैं, उनमें बंध कर जिन्होंने काव्य रचना की, जी, जिसमें अलंकार, रीति, गुण, काव्य भेद आदि जो काव्य की शैलियां हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इनके लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। लेकिन जिन कवियों ने इनको ध्यान में नहीं रखा, और भाव व्यंजना ही जिनका प्रमुख ध्येय था, वो रीति मुक्त कवि कहलाए। लेकिन इन दोनों के बीच की धारा, कि जिन्होंने रीति लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन रीति को कहीं ध्यान में जरूर रखा, वो रीति सिद्ध कवि कहलाए। जी सर। मेरी ओर से प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले साथी इंटरव्यू जारी रखें। तैयार है सर जी आप? सर। जी सर। सर मेरा पहला प्रश्न है आपसे। जी जी, मैं रीतिकालीन साहित्य में रीति को परिभाषित कीजिए। काव्य की वे जो लक्षण हैं, जिनको जिसमें छंद को छोड़कर अलंकार, गुण आदि जो काव्य के लक्षण हुए, उनको ध्यान में रखकर जो काव्य रचना की गई, वो काव्य की विभिन्न रीतियां कहलाई। मुझे लगता है मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। आपका प्रश्न पुनः दोहराएं। सर मैं रीति काल में जो रीति शब्द आता है ना, रीति शब्द, जी उसको जी। स्पष्ट कीजिए, वो जानना चाह रही हूँ सर। रीति क्या है? कालीन काव्य क्या है? रीतिकालीन काव्य, जैसा कि मैंने बताया, कि काव्य की विभिन्न शैलियों को ध्यान में रख करके जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए,
वो ही रीति काल में रीति कहलाई, और जिसमें अलंकार, गुण, काव्य रस, काव्य प्रयोजन आदि को ध्यान में रखते हुए जो लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत किए गए, उन्हें रीति कहा गया और उसे ही रीति काल कहा गया। जी रीति काल को कितनी धाराओं में विभाजित किया गया है, और वह विद्वान कौन है जिन्होंने रीति काल का विभाजन किया? रीति काल को मुख्यतः 3 धाराओं में विभाजित किया गया है, जिसमें रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य आचार्य विश्वनाथ ने। रीति सिद्ध धारा क्या है, स्पष्ट कीजिए। रीति काल की वह धारा जिसमें वे कुछ कवि ऐसे हुए जिन्होंने रीति को पूर्णतः ध्यान में रखते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की। कुछ कवि ऐसे हुए जिन्होंने रीति को बिल्कुल नकार कर और अपने भाव को ही केंद्रित करते हुए काव्य रचना की, जो रीति मुक्त कवि कहलाए। लेकिन कुछ कवि ऐसे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन रीति को उन्होंने ध्यान में रखा और कहीं कहीं अपने काव्य में उसको उन्होंने उजागर किया, तो वे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए। जी मैम। जी रीति मुक्त व रीति सिद्ध धारा में तुलना करके बताइए, कोई 2 अंतर बताइए सर। रीति मुक्त, रीति सिद्ध। रीति मुक्त और रीति सिद्ध में जो रीति सिद्ध कवि हैं, वो ज्यादा संयोग को ज्यादा महत्व उन्होंने संयोग प्रधान काव्य लिखा, और जो रीति मुक्त कवि हैं उन्होंने वियोग प्रधान काव्य लिखा है। और उसके बाद में ज्यादातर रीति सिद्ध कवियों में, जिसमें बिहारी का नाम सर्वश्रेष्ठ, बिहारी का नाम ही मुख्यतः आता है, केवल एक ही छंद दोहे का प्रयोग किया, और रीति मुक्त कवियों ने सवैया, गवित आदि छंदों को भी अपनाया। जी सर, आप बिहारी का श्रृंगार से संबंधित कोई दोहा सुना सकते हैं? जी मैम। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननी सुबात। इस दोहे में सर कितने भावों का चित्रण मिला है? इसमें 7 जो क्रियाएं हैं, उसके माध्यम से 7 बाहों का ही चित्रण है। जी सर, मेरा अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य में कौन सी संस्कृति का चित्रण दिखलाई पड़ता है? बिहारी के काव्य में मुख्यतः नागर संस्कृति परिलक्षित होती है मैम। जी, क्या रीतिकालीन काव्य को समाज का दर्पण कहा जा सकता है? साहित्य समाज का दर्पण होता है, और दर्पण होने के साथ साथ वह कुछ उससे आगे भी होता है। और साहित्य समाज का दर्पण होने के नाते समाज में जैसी प्रवृत्तियां हैं, राजा महाराजा, नवाब, आम आदमी जैसी प्रवृत्तियों से जो है आप्लावित है, कभी उससे बाहर नहीं जा सकता। अतः इस युग में नारी को भोग्य समझा गया, और राजाओं के शौक अपने ज्यादा बड़े थे, तो ऐसे समय में कवियों ने भी उनको उनके मन बहलाने के लिए अपने श्रृंगारिक और अपने चमत्कार, अपने हाव भावों के संकेत आदि से कुछ नवीन कौशल अपनाए,
और यही वजह रही कि इस काव्य में श्रृंगारिकता की प्रधानता रही। जी सर, बहुत बढ़िया। आप मेरे प्रश्न समाप्त होते हैं और आपका साक्षात्कार भी संपन्न होता है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।